जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली एपिसोड में। और आज है 29 जून 2026। हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों को कंसीडर किया है पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और साथ ही दोस्त हम आपको बता दें कि आज हम आपको अंतिम में कुछ एमसीक्यू कराएंगे जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले खबर के साथ। आज की पहली खबर है दोस्तों कि भारत ने दुनिया की पहली जो न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसकी फैसिलिटी को शुरू किया। ठीक है दोस्तों, भारत ने दुनिया की पहली जो न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड है हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको इसने शुरू किया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों खबर है, क्योंकि दुनिया का मात्र ये पहला ऐसा देश है जिसने जो भी है न्यूक्लियर प्रोसेस हीट के माध्यम से जो है वो हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। और भारत ये जो दोस्तों ये जो काम किया है ये डीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। और ये कहाँ पर शुरू होगा? तो ये दोस्तों कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर इसको शुरू किया जाएगा। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि कलपक्कम में है वहाँ पर इसको जो है दोस्तों शुरू किया जाएगा। और इस संयंत्र में दोस्तों फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि एफबीटीआर से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका इसमें उपयोग किया जाएगा। और ये दोस्तों जो कॉपर क्लोरीन कर सकते हैं दोस्तों साइकिल है उसके माध्यम से जो दोस्तों हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और यह तकनीक दोस्तों बीआरसी यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा जो दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों दुनिया में जो अधिकांश हाइड्रोजन होता है दोस्तों उसका उत्पादन या तो नेचुरल गैस से होता है या इलेक्ट्रिसिटी आधारित इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। लेकिन भारत ने यह पहली बार जो है कारनामा किया है कि इसने न्यूक्लियर रिएक्टर की जो हीट प्रोसेस है उसके माध्यम से हाइड्रोजन अब बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यही इसको जो है वर्ल्ड में फर्स्ट बनाता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोजन का तो ये हमारे लिए हाइड्रोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि हाइड्रोजन जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है और ये हम जो है दोस्तों गाड़ी में जो इसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और ये केवल जो है दोस्तों क्या बनाता है? वाटर वेपर बनाता है, जो कह सकते हैं कि जो क्लीन एनर्जी है उसका एक फ्यूचर के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगर हम दोस्तों बात करें हाइड्रोजन इकोनॉमी की, अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की राह है कि वो विश्व स्तर पर जो है सबसे बड़े लार्ज स्केल पर हाइड्रोजन इकोनॉमी को कवर करे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का महत्व दोस्तों, चाहे परिवहन हो, चाहे उद्योग हो या विद्युत उत्पादन हो, इस्पात उद्योग हो, विमान हो या जहाज हो, सभी तरह की दोस्तों फैसिलिटी में जो हाइड्रोजन का बहुत महत्व हो गया है। और भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक जो नेट जीरो, उसको भी कहीं न कहीं जो है दोस्तों ये जो योजना है महत्वपूर्ण जो है प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में सहयोग कर सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम पर जो हमारा निर्भरता है उसको भी कहीं न कहीं ये जो है ऐसे ख़त्म कर सकता है। और हमारा जो आयात बिल है, जो हम विदेशों से क्रूड ऑयल आयात करते हैं, उसमें जो दोस्तों कहीं न कहीं कमी होगा, जिससे हमारा जो दोस्तों फ़ॉरेन करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। अगर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें और जो कॉपर क्लोरीन साइकिल है उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें क्या होता है कि बिजली अधिक चाहिए होता है हाइड्रोजन बनाने के लिए। बिना बिजली के दोस्तों ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता है और ये एक महंगी प्रक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, अगर लार्ज स्केल पर इसको शुरू किया जाए तो बहुत ही खर्चा हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो कॉपर क्लोरीन साइकिल होता है दोस्तों, ये कम बिजली में ही उत्पादन हो जाएगा, इसमें बिजली की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हीट प्रोसेस पे होगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो है ऊर्जा जो है वो उसकी इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो खुद न्यूक्लियर हीट है उसी के इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो बाहरी से कोई ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और लार्ज स्केल पर जो है दोस्तों फ्यूचर में जो है से इस पर जो है बनाया जा सकता है, इस तरह का स्थापित किया जा सकता है। यह प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है दोस्तों? तो ये कलपक्कम में स्थापित हो रहा है, तमिलनाडु में स्थापित हो रहा है। कौन सी जगह हो दोस्तों? तो कलपक्कम है। कौन से संस्था है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कर रहा है। डिपार्टमेंट किसकी है दोस्तों? तो डीएई के अंदर जो है ये कार्य किया जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो आईजीसीआर है यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, इसकी स्थापना 1971 में किया गया था, कलपक्कम में किया गया था, जो कि तमिलनाडु में है। और ये भारत के प्रमुख जो फास्ट रिएक्टर रिसर्च सेंटर है उसमें से एक प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें बीआरसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन सभी संस्थाओं में, उसका नाम है भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना मुंबई में किया गया था 1954 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, जो भारत में सभी तरह की जो परमाणु रिएक्टर हैं, उसको ये देख-रेख करता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे जो कार्य किए जाते हैं, तो परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दोस्तों ये मंत्रालय प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था और कोई इसका मंत्रालय जो है उसका प्रभार नहीं लेता है। ये केवल कोई जब भी ये सरकार बनती है किसी भी पार्टी का हो, तो ये प्रधानमंत्री ही मुख्य रूप से इसका जो प्रभार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि जो एफबीटीआर है इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? ये साइंस टेक का सब्जेक्ट का विषय है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स में। चाहे आप बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के दे रहे हो, उसमें साइंस से जो दोस्तों साइंस टेक है उस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एफबीटीआर उसमें हम दोस्तों पढ़ते हैं। तो फास्ट ब्रीडर जो दोस्तों है, अगर बात करें तो ये भारत का एक्सपेरिमेंटल फास्ट रिएक्टर है। किसी भी देश में ये शुरू नहीं हुआ था, ये भारत में ये चिप जो होता है सस्ते रूप में जो हम न्यूक्लियर से एनर्जी बना सके, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोस्तों हमने पहले बार कल्पना में किया था। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि हम जो है फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजीज का विकास करें और ये वही रिएक्टर है जिससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का प्लांट में उपयोग किया गया है। अगर हम बात करें फास्ट रिकॉर्डर रिएक्टर क्या होता है, तो ये सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल से जलता है, लेकिन फास्ट रिएक्टर फ्यूल ये बनाता है, इसीलिए इसको हम ब्रीडर कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का जो शुरू से ही ये जो प्रोग्राम चला है कि भारत का वो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो हमारा जो प्रथम चरण वाला जो कंपनी होता है जहाँ पर हम न्यूक्लियर से एनर्जी बनाते हैं, वो होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिसर्च रिएक्टर, है ना? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PHWR, जहाँ पर हम दोस्तों नेचुरल यूरेनियम को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करके जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। दूसरा दोस्तों होता है फास्टर ब्रीडर रिएक्टर FBR, जहाँ पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है थोरियम आधारित रिएक्टर, जहाँ पर U-233 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भारत जो है थोरियम का विशाल भंडार है। बहुत हमारे अगर आप उड़ीसा की तरफ चले जाओ, आंध्रा की तरफ चले जाओ दोस्तों, तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, तटीय क्षेत्र है, तो इस तटीय क्षेत्र में दोस्तों भारत का सबसे अधिक जो थोरियम का भंडार है आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के कौन-कौन से जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं, तो दोस्तों वो है BRSC बार्क जो कि मुंबई में है, IGCR जो कि कलपक्कम में है, NFC जो कि हैदराबाद में है, VCC जो कि कोलकाता में है और RRCAT जो कि इंदौर में है और AMD जो कि हैदराबाद में है। ये सारे महत्वपूर्ण हमारे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं, आपको इसको याद करना होगा। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, तो हमने देखा है कि फर्टिलाइज़र में इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे रिफाइनरी हो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इंडस्ट्री जो स्टील इंडस्ट्री हो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो व्हीकल है उसमें फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, हैवी ट्रांसपोर्ट वाटर हो गया, चाहे शिपिंग हो गया, किसी भी तरह की आप जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इसका इस्तेमाल करके हम जो है कह सकते हैं कि जो कार्बन जो नेट ज़ीरो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके तरफ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्यूल सेल क्या होता है? अभी हमने बात किया फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल दोस्तों अगर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया से जो बनता है, उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं और इससे क्या होता है कि जो कार्बन है उसका उत्सर्जन बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है दोस्तों, और एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है, पॉल्यूशन बहुत लो होता है और भविष्य में कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम खर्चा में चलने वाला कह सकते हैं कि फ्यूल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, नेट ज़ीरो 2070 तो उसको कहीं न कहीं इसको पूरा करने में इसमें ये सहयोग हो सकता है। हमने दोस्तों घोषणा भी किया था COP26 में ग्लासगो में कि हमने नेट ज़ीरो करना है। पेरिस में हमने समझौता किया था 2015 में कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को जो है क्या करना है, 2 डिग्री से नीचे करना है, उसे सीमित रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भारत जो है दोस्तों 2026 में विश्व की जो टॉप टूरिज़्म इकोनॉमिक है, उसमें 8वें स्थान पर जो है आया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि भारत जो है दोस्तों 2026 में विश्व की जो टॉप टूरिज़्म इकोनॉमी है, उसमें दोस्तों 8वें स्थान पर आ गया है। भारतवर्ष 2026 में जो दोस्तों 8वें स्थान पर आ गया है। तो कह सकते हैं कि पहली बार भारत जो है वो टॉप 10 में जो है दोस्तों, ख़ास करके जो टूरिज़्म इकोनॉमिक्स है, उसमें ये शामिल हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि भारत का जो ट्रैवल टूरिज़्म है, धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे कि इसमें दोस्तों इंक्रीज़िंग हो रहा है और हमारा जो
अगर इसका देखें दोस्तों मार्केट की अगर बात करें तो $231 बिलियन का हमारा मार्केट हो गया लगभग। अगर हम भारतीय रुपीज़ में बात करें तो 23 लाख करोड़ का जो है दोस्तों इसका जो है मार्केट वैल्यू हो चुका है। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सेक्टर बन चुका है, जो कहीं न कहीं जीडीपी में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम कर रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा कुछ जो इसमें जो क्षेत्र है ख़ास करके जो बनाता है, उस धार्मिक स्थल हैं, ख़ास करके जो हेल्थ टूरिज़्म है, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो टूरिज़्म है, ये जो रैंक जो देती है, ये वर्ल्ड ट्रैवल काउंसिल जो है वो देती है। तो ये है क्या दोस्तों? तो ये एक विश्व पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है और ये दोस्तों टूरिज़्म सेक्टर की जो है उसमें जीडीपी का क्या योगदान है, वो कितना रोज़गार दे रहा है, वो वहाँ पर कितना निवेश हो रहा है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, वो सब इसका निगरानी करके जो है दोस्तों रैंक देता है। अगर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो 1990 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगर हम डब्ल्यूटीटीसी की और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन जो है उसमें अगर हम अंतर देखें तो दोस्तों डब्ल्यूटीटीसी जो है एक निजी वैश्विक संगठन है और पर्यटन उद्योग का ये प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक रिपोर्ट जारी करता है और इसका मुख्यालय लंदन में है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन जो है टूरिज्म जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी होता है जो सदस्य देशों हैं, जो इसकी सरकारी एक संस्था है, वैश्विक पर्यटन जो है इसकी नीति बनाता है और इसका मुख्यालय दोस्तों मैड्रिड जो कि स्पेन में है। अगर हम दोस्तों बात करें जो टूरिज्म इकोनॉमी होता है वो क्या होता है? तो टूरिज्म इकोनॉमी का अर्थ होता है कि पर्यटन से देश को मिलने वाला आय जो उसके जीडीपी में योगदान देता हो, जहाँ रोजगार सृजन करता हो, विदेशी मुद्रा को बढ़ाता हो, होटल उद्योग होता हो, परिवहन विमान सभी तरह के जो है एक कह सकते हैं कि सप्लाई चेन को ये क्या कर सकता है बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्त कि अगर आपका टूरिज्म इकोनॉमी अगर बहुत बड़ा होता है तो विदेशी मुद्रा जो है वो आपका बढ़ता है और कहीं न कहीं क्योंकि आप बहुत सारे सामान विदेशों से खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। तो यही जो क्षेत्र है दोस्तों जहाँ से हम विदेशी मुद्रा को संग्रह करते हैं और फिर हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ों को आयात करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में जो टूरिज़्म है उसका आर्थिक महत्व क्या है? तो भारत में टूरिज़्म लगभग अगर आप आंकड़ा देखें तो 231 बिलियन जो डॉलर है उसका आर्थिक योगदान हो गया है। ये हमारे देश में कई राज्यों के जीडीपी से ऊपर की ये योगदान है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है दोस्तों। भारत में टूरिज़्म से रोज़गार की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो लगभग 7 से 8 करोड़ लोग जो दोस्तों इससे जुड़े हुए हैं। चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे ट्रैवल व्यवसायी हो, एयरलाइंस हो, ट्रैवल एजेंसी हो या स्थानीय गाइड हो या रेस्टोरेंट हो या हस्तशिल्प हो। सभी तरह के जो दोस्तों सेक्टर हैं, कहीं न कहीं जो टूरिज़्म है, उसका यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा भी भारत में जो है बड़े स्तर पर जो टूरिज़्म इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, तो वो है हमारा धार्मिक पर्यटन। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ये क्षेत्र है दोस्तों। अगर आप उदाहरण के रूप में देखें तो काशी, अयोध्या, तिरुपति, केदारनाथ, वैष्णो देवी और जगन्नाथपुरी ये ऐसे जगह हैं दोस्तों, जो हमें काफ़ी रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी ये कहीं न कहीं जो है मजबूत बनाने का काम करते हैं। आध्यात्मिक पर्यटन की अगर बात करें दोस्तों, तो बोधगया, सारनाथ, राजगीर, ऋषिकेश हर साल जो है दोस्तों यहाँ पर जो है अध्यात्म लोग जो है यहाँ पर आते हैं, तो उससे हमारे आवाज़ से वजह से जो इकोनॉमी है वो चलती है। मेडिकल की बात करें दोस्तों, तो भारत का आपको पता होगा कि जो भारत का मेडिकल है, वो काफ़ी सस्ता है और एक विश्वसनीय है विश्व स्तर पर। जो भी देश होते हैं जहाँ पर मेडिकल की सुविधाएँ उतनी अच्छी नहीं होती है, विदेशों से लोग यहाँ आकर के जो दोस्तों इलाज कराते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई ये महत्वपूर्ण सिटी हैं, जहाँ पर कई देशों के जो विदेशी लोग यहाँ पर आकर के अपना इलाज कराते हैं। तो कहें इससे होता है क्या कि हमारा जो मेडिकल जो टूरिज़्म है वो कहीं न कहीं यहाँ से बढ़ रहा है। इको टूरिज़्म की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक पर्यटन जैसे कि काज़ीरंगा, जिम कार्बोनेट, सुंदरवन, पेरियार या फिर पश्चिमी घाट हो गया, ये सब सुंदर जगह है। यहाँ पर भी दोस्तों लोग जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों टूरिज़्म की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ोतरी करने में सहयोग करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारे कुछ ऐसे विरासत भी हैं, जो विरासत पर्यटन का काम करते हैं, जैसे कि यूनेस्को साइट अगर आधारित देखा जाए, तो ताजमहल ख़ास करके कुतुब मीनार हो गया, हम्पी हो गया या खजुराहो हो गया या कोणार्क हो गया या अजंता एलोरा हो गया। ये कहीं न कहीं हमारे जो इकोनॉमिक टूरिज़्म है उसको बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। साहसिक पर्यटन की बात करें दोस्तों तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये अरुणाचल
और हम यहाँ पर सीज़नली यहाँ पर भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे इकोनॉमी में भी योगदान देता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत की जो पर्यटन की ताकत की अगर बात करें, तो सबसे बड़ी हमारी जो संस्कृति विविधता है, अनेक धर्मों की जो तीर्थ हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारा हिमालय क्षेत्र है, समुद्री तट है, रेगिस्तान है, यूनेस्को साइट है, कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो ये हमारी पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे कुछ यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल हैं, ये भी हमारे ताकत का एक कह सकते हैं कि अगर भारत में भी देखा जाए तो 43 यूनेस्को विश्व धरोहर जो है दोस्तों बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें भारत सरकार का क्या योगदान है, भारत सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ जो है चला रही है, तो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन हमने चलाया, 2002 में इसको शुरू किया और उसी का देखो आज रिजल्ट है कि हम जो है 8वें नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अपना देश कैंपेन भी हमने शुरू किया 2020 में। ये इसमें क्या होता है कि जो घरेलू पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन स्कीम हमने शुरू किया 2014-15 में। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से हमने जो पर्यटन सर्किट है उसको विकसित करने का काम किया। दोस्तों, प्रसाद स्कीम की बात करें तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत जो है दोस्तों यहाँ पर उसमें पर्यटनों का जो है स्थल का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि G20 और पर्यटन जो टूरिज़्म हमने देखा कि जब G20 2023 में हो रहा था, तो हमने भी वहाँ पर जो है अपना पर्यटन को बढ़ाने का काम किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया। हर तरफ से हमने कोशिश किया कि हमारा जो पर्यटन है, देश में लोग आएँ विदेश से और घूमें, देखें और भारत को जो है क्या करें, एक्सप्लोर करें। ठीक है दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करें दोस्तों क्योंकि हम बीपीएससी की ये चला रहे हैं सीरीज़, तो अगर हम बीपीएससी में अगर हम आप देखें एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, तो बोधगया से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है क्योंकि बोधगया भी कहीं न कहीं जो है दोस्तों, ये पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है बिहार में। नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, उसी तरह से वैशाली, विक्रमशिला, पटना साहिब और वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। तो ये हमारे कुछ बिहार के महत्वपूर्ण जो दोस्तों पर्यटन स्थल हैं, जो कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी में बढ़ाने में भी योगदान और बिहार की इकोनॉमी में बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कुछ सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि जो डब्ल्यूटीटीसी यानी कि विश्व यात्रा पर्यटन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मैड्रिड है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि इवेंट टूरिज्म यानी कि जो पूर्व में इवेंट और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हुआ करता था, वो कहाँ हो? दोस्तों तो मैड्रिड में है। अगर हम प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करना। स्वदेश दर्शन योजना का थीम क्या है दोस्तों? तो थीम है आधारित टूरिस्ट सर्किट, उसका विकास। भारत की सबसे बड़ी ताकत पर्यटन के संदर्भ में देखा जाए तो दोस्तों वो है हमारा वन्यजीव पर्यटन। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करें उसका अभियान कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो उसका अभियान शुरू हुआ था 2002 में। ठीक है दोस्तों, देखो अपना देश जो अभियान कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो भी 2020 में शुरू हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण अभियान है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपका? तो जो ग्वाटेमाला है, ठीक है दोस्तों, जो ग्वाटेमाला है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है वोल्कानो डे, है ना? वोल्कान डी फ्यूगो, ठीक है? तो दोस्तों जो ग्वाटेमाला है, यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि इस जगह पर ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है, जिसका नाम है वोल्कान डे फ्यूगो। और ये जो दोस्तों ग्वाटेमाला में स्थित जो वोल्कान डे फ्यूगो है, ये जून 2020 में आप देखेंगे 26 में भीषण विस्फोट हुआ है और कहीं न कहीं से ये दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ ये जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है और यहाँ पर आपने बड़ी मात्रा में राख और विषैले गैस के कारण जो है हज़ारों लोग जो हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। देखो इस तरह से ये ग्वाटेमाला जो अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका है जो ना सेंट्रल अमेरिका यानी कि ये आपका जो मध्य अमेरिका का पार्ट हुआ और इधर आप कह सकते हैं कि जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाला जो एरिया है, उसके बीच में ये जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, तो वहाँ पर एक ग्वाटेमाला करके एक देश है, वहीं पर ये दोस्तों ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो वोल्केन डे फ्यूगे है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ग्वाटेमाला में स्थित है। ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका के यानी कि मध्य अमेरिका क्षेत्र में है, लगभग 3700 मीटर ये ऊँचा है और इसका नाम क्या है? वोल्केनो ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, ग्वाटेमाला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बिल्कुल यहाँ पर स्थित है मैक्सिको के नीचे। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसके आसपास के देश की बात करें तो देखो होंडुरास हो गया या अल सल्वाडोर हो गया।
अगर वोल्कान डी फ्यूगो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यह मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह लगातार दोस्तों जो है से फटता था। लेकिन इतना बड़ा फटेगा, इतना बड़ा विस्फोट होगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। छोटा-मोटा यहाँ पर विस्फोट आते रहते थे, लेकिन पहली बार हुआ है कि ये बहुत बड़े लेवल पर जो फटा है और यहाँ से लोगों को जो है दोस्तों दूसरे जगह जो है ले जाया गया है, हटाया गया है, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है, तो ये ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की मुद्रा क्या है, तो ग्वाटेमाला का जो मुद्रा है दोस्तों वो है क्वेटजल है। और अगर हम बात करें कि जो ग्वाटेमाला की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वो स्पेनिश है, क्योंकि ये स्पेनिश के अधीन था ये क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर भाषा स्पेनिश है। अगर हम बात करें दोस्तों ज्वालामुखी की, अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ से मैग्मा जो है गैस या राख या भाप जो है वो बाहर निकलती है, उससे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है दोस्तों, तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है और ये काफ़ी उच्च तापमान में होता है। लेकिन लावा की अगर बात करें तो ये बाहर निकल जाता है और वही पदार्थ धीरे-धीरे ठंडा होकर के जो है वो पहाड़ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी बनने का कारण क्या होता है दोस्तों, तो ये इसका मुख्य कारण होता है प्लेटों में गति, जो मेंटल संवहन होता है उसमें मैग्मा का दबाव और प्लेटों का टकराव, ये कारण होते हैं ज्वालामुखी बनने का। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये पृथ्वी की जो बाहरी सतह कई प्लेटों में विभाजित है। तो कहीं न कहीं एक प्लेट दूसरे प्लेट, मान लें कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो ये एक प्लेट इस पर चढ़ जाता है या इसमें जाकर के इस पर टकरा जाता है, तो इसके वजह से भी कह सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, उसके वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी होती है, भूकंप आता है और पर्वत भी बनते हैं। अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि जो हमारा जो वेनेजुएला है, वहाँ पर भूकंप आया था, तो काफ़ी लोग वहाँ पर जो है दोस्तों क्षति हुआ लोगों का। तो ये क्योंकि वो इस रेंज में स्थित है जहाँ पर ये सब आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जो वोल्केनो डी फ्यूगे है वो किस प्लेट बाउंड्री पर स्थित है, तो दोस्तों ये कॉकस प्लेट यानी कि कॉकस प्लेट और कैरेबियन प्लेट, उस पर ये बीच में स्थित है। तो यही कॉकस प्लेट और कैरेबियन प्लेट है, उसके जो है कह सकते हैं कि टकराने से, कह सकते हैं कि उसके अभिसरण से कारण जो है दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये एक अभिसरण का भी एग्जाम्पल है। अभिसरण सीमा क्या होता है दोस्तों, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसरण सीमा। ठीक है, और यही सबसे अधिक जो है दोस्तों ज्वालामुखी या भूकंप बनते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये क्षेत्र जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर एक कोकस प्लेट है और एक कैरेबियन प्लेट है और इसके बीच में दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अभिसरण जो है वो देखने को मिलता है और अभिसरण के कारण ही दोस्तों ज्वालामुखी भी होते हैं और भूकंप भी बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि विश्व के लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कह सकते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 90% भूकंप भी और सुनामी जो है इसमें आने की संभावना होती है। अगर हम बात करें दोस्तों रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत महासागर में आप जो ये देख रहे हैं रिंग ऑफ फायर, तो ये जो एरिया है दोस्तों, इसमें दोस्तों सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, तरह-तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रिंग ऑफ फायर से कौन-कौन से जो प्रमुख देश वो जुड़े हुए हैं, तो जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चिली है, पेरू है, मेक्सिको है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ये सारे के सारे जो है दोस्तों रिंग ऑफ फायर से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों ज्वालामुखी, तो कई तरह के ज्वालामुखी होते हैं, जैसे कि पहला सक्रिय ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय हैं और छोटे-मोटे जो है विस्फोट होते रहते हैं। उदाहरण के लिए वोल्केनो डी फ्यूगो जो अभी फटा है, विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, एटेना और स्ट्रोमोबेली। सुप्त ज्वालामुखी होता है दोस्तों जो अभी शांत है लेकिन भविष्य में फट सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में केवल बैरनद्वीप ज्वालामुखी है ना? बैरनद्वीप ज्वालामुखी है और बैरनद्वीप ज्वालामुखी दोस्तों जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पहली भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरनद्वीप में स्थित है जो कि अंडमान सागर में है। ठीक है, ये एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों अगर हम बात करें नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि अंडमान में है और ये सुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो है कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है दोस्तों, विश्व के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि एटना, है ना? जैसे कि स्ट्रोमोबेले जो कि इटली में है, जैसे कि किलाव हो गया आपको
ये एटना भी इटली में ही है, ठीक है दोस्तों। किलाउ जो कि यूएसए में हो गया और मेरापी जो कि इंडोनेशिया में हो गया, फूजी जो कि जापान में हो गया, ठीक है दोस्तों। और कुछ हो गया, अगर हम बात करें क्राकोटोआ तो इंडोनेशिया हो गया, मेरापी हो गया, फूजी हो गया, वोल्कोंडे फ्यूगो हो गया जो कि ग्वाटेमाला में जो कि इस बार आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं जैसे कि वोल्केनो डी फ्यूगो की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कोकास नार्को और ये प्लेट है और कार्बेनियन प्लेट है, इसके जो है अभिसरण से यहाँ पर आपको ये जो है ज्वालामुखी फटने को देखने को मिला है। विश्व की सबसे बड़ा जो वोल्केनो बेल्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जो पट्टी है, वो दोस्तों बैरन आइलैंड अगर हम बात करें तो वो है। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत की सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन आइलैंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि कुछ सवाल हैं, ठीक है दोस्तों, कि जो वोल्केनो डी फ्यूगो वो किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। रिंग ऑफ फायर में किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो प्रशांत महासागर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है दोस्तों? तो बैरन आइलैंड में, ये बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है दोस्तों? तो मैंने बताया कि मैग्मा जो अंदर होता है, लावा जो बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वाटेमाला सिटी है। वोल्केनो डी फ्यूगो किस प्लेट बाउंड्री पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों कोकोकस और कैरिबियन प्लेट पर स्थित है, ठीक है। इसी तरह से अन्य सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट खबर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर आया है, ठीक है दोस्तों। जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, यानी कि जो भारत है उसमें चौथे स्थान पर आया है। भारत में 61 यूनिकॉर्न जो है दोस्तों स्टार्टअप है, उसके साथ विश्व में हम चौथे स्थान पर गए हैं। और इस वर्ष दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने हमको जो है पछाड़ दिया, क्योंकि हम पिछले बार जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इस बार वहाँ पर ज़्यादा स्टार्टअप आपको, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी जब से आया है कंपनियों में, इसमें जो तेज़ी दिखाया है, तो भारत जो है इससे पिछड़ गया है, क्योंकि एआई में हम अभी थोड़े पीछे हैं। बाकी और जो देश हैं एआई पर बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके जो स्टार्टअप है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसी कारण जो है दोस्तों भारत जो है तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर आ गया है। अगर हम बात करें पहला नंबर पर कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर टोटल 868 जो स्टार्टअप हैं वो बने हैं। चीन की बात करें तो 276, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 74 और भारत की बात करें तो 61। और पाँचवा पर अगर बात करें तो 46 के साथ जर्मनी पाँचवें स्थान पर बना हुआ है। भारत की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है एक शामिल है, और भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसका कहीं न कहीं वैश्विक प्रभाव जो है लगातार बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। भारत के कुछ जो प्रमुख स्टार्टअप हब है अगर हम बात करें तो बेंगलुरु है और मुंबई है। उसी तरह से अगर हम विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है दोस्तों विश्व में कहाँ पर होता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों जो कि यूएसए में है, और सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो है स्टार्टअप जो है देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ विश्व भर के जो $1 बिलियन से अधिक जो वैल्यूएशन वाले प्राइवेट जो होते हैं उसका यहाँ पर रैंकिंग किया जाता है। इसका स्थापना है दोस्तों 2000 के बाद हुई थी। वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन हो, और अभी तक दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबल रैंकिंग की, तो भारत जो है दोस्तों चौथा पर है, पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर चीन है और तीसरा पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में बेंगलुरु शहर है जहाँ पर कम से कम 25 यूनिकॉर्न है। मुंबई में भी दोस्तों आपको मिलेंगे, और दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा चेन्नई जैसे शहरों में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों हुरून रिसर्च सेंटर की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुआ था, लेकिन शुरू हुआ था 2000 से बाद से। इसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई चाइना में है, और यह एक कह सकते हैं कि वेल्थ स्टार्टअप यूनिकॉर्न या रिच लिस्ट के रिसर्च करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिकॉर्न से भी कोई आगे श्रेणियां होती है, बिल्कुल यूनिकॉर्न तक की कंपनियां नहीं रहती है, इससे भी आगे होती है। तो यूनिकॉर्न के बाद आता है डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न। इसमें क्या होता है कि ये $10 बिलियन पार कर जाता है, उसका कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है। हेक्टोकॉर्न में 100 बिलियन जो डॉलर है उसकी कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है, तो आपको उसको हेक्टोकॉर्न बोलते हैं। स्टार्टअप क्या होता है दोस्तों, तो नई इनोवेशन
आधारित नई कंपनी होती है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। कोई नया जो है रिसर्च लेकर के आता है, कोई नया कंपनी जो होती है जो नए तरीके से काम करती है, ठीक है? और DPIIT की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड जो इसका निगरानी करती है। प्रमुख सरकारी पहल क्या है? तो भारत की सरकारी बहुत सारी योजनाएँ सरकार जो है लाती है ताकि हमारे देश में स्टार्टअप है वो बढ़ सके। हमने 16 जनवरी को एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था और ये DPIIT के जो वो इसके अधीन कार्य करता है और हमने देखा कि 1 जुलाई को हमने इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो कहीं न कहीं ये सारे जो सरकारी पहल हैं, भारत में यूनिकॉर्न बनने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ शब्द होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं बिज़नेस से जैसे कि वेंचर कैपिटल क्या होता है? तो ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए एक जोखिम पूँजी होता है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? तो निजी कंपनी में बहुत बड़ी पूँजी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी के रूप में देते हैं। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार जब पब्लिक ऑफरिंग करता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये आईपीओ ला रहा है। जैसे कि हमने हाल ही में देखा था पीडब्ल्यू, ज़ोमैटो ये वगैरह-वगैरह ये सारे ने आईपीओ लाया था। अगर हम बात करें दोस्तों यूनिकॉर्न इंडेक्स से बाहर कब होती है कंपनियाँ? ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपनी जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स में ही बना रहता है, नहीं। ये बाहर भी हो सकती है। यदि वो अगर आईपीओ हो जाए और किसी दूसरी कंपनी द्वारा जो है वो क्या हो जाता है एक्विजिशन हो जाता है, अधिग्रहण हो जाता है और या फिर कह सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से नीचे आ जाए, तो वो कंपनी जो है ये यूनिकॉर्न इंडेक्स से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ जो बिहार से जुड़े हुए चीज़ें अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें, तो पहली नीति हमने 2017 में लाया था, हमने फिर संशोधन किया 2022 में। हमारा उद्देश्य था कि हम युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है दोस्तों? और ये योजनाएँ चल भी रही है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आईआरसीटीसी है ना? जो आईआरसीटीसी जहाँ आप ट्रेन के टिकट बुक करते हैं, वो भारत की गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन जो है उन्हें लॉन्च किया है। डिवाइन इस टेम्पल टूर के लिए, ठीक है दोस्तों? ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, ये आईआरसीटीसी द्वारा जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये इसका काम है डिवाइन इस टेम्पल टूर कराना। डिवाइन इस टेम्पल टूर जो है दोस्तों कई राज्यों से होकर के ये जो ट्रेन है दोस्तों गुज़रेगा, ठीक है? और ये आईआरसीटी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है? ये 11 दिनों की जो है रेल यात्रा है दोस्तों ये और ये दिल्ली से जो दिल्ली के सफदरगंज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये शुरू होगा और जो श्रद्धालु इसमें जो जाएँगे वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के जो प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं, उसका ये भ्रमण करेंगे। इसमें कौन-कौन राज्य कवर होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश होता है, पहले फिर उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसमें मुख्य 4 राज्य हैं जो शामिल हैं, जो इस डिवाइन इस टेम्पल टूर में योजना में शामिल किया गया है और जो ट्रेन के माध्यम से लोग यहाँ पर जाएँगे और घूमेंगे। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों अगर क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें जो जो तीर्थयात्री हैं, उनको ये एक सुविधा प्रदान होता है और सभी तरह की फैसिलिटी जो है दोस्तों इनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अगर जाना हो, तो आप टिकट बुक करो और डिवाइन इस टेम्पल टूर का लुत्फ़ उठाओ। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें कुछ प्रमुख धार्मिक जो पर्यटन स्थल हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें वाराणसी, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हो, तो आपको वाराणसी घुमाया जाएगा। फिर आप अगर उड़ीसा जाते हो, तो पुरी, कोणार्क का मंदिर आपको दिखाया जाएगा। भुवनेश्वर में जो है वहाँ पर घुमाया जाएगा। फिर चिल्का झील हो गया, कोलकाता में आपको घुमाया जाएगा। कल और बंगाल में गंगा सागर है, वहाँ पर घुमाया जाएगा और झारखंड के जो हमारा जो ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम है, वहाँ पर भी आपको घुमाया जाएगा। अगर हम बात करें आईआरसीटीसी का दोस्तों, तो ये एक रेलवे का एक कह सकते हैं कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जो खान-पीन और पर्यटन से संबंधित जो है व्यवस्था देखता है और ख़ास करके यहाँ ट्रेन टिकट भी बुकिंग वगैरह, टूर पैकेज वगैरह भी कैटरिंग का भी व्यवस्था होता है, ठीक है? पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ये योजनाएँ हैं दोस्तों और इसके अलावा भारत के अन्य योजनाएँ हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है दोस्तों? प्रसाद योजना और देखो अपना देश अभियान, ये सारे पहले से ऑलरेडी सरकार का योजनाएँ चल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ स्टैटिक्स जीके, अगर हम बात करें हमारे 4 धाम की जैसे जो है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ घर, केदारनाथ और विश्वनाथ, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, है ना? तो ये सारे हमारे जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हमारे कुछ प्रमुख शक्तिपीठ हैं जैसे कि कालीघाट कोलकाता, कामाख्या, है ना? तो ये सारे शक्तिपीठ में आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें
तो उसमें दोस्तों इस यात्रा से जो जुड़ा हुआ है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसकी बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, आपका वाराणसी में जो यूनेस्को सिटी है, जहाँ पर बहुत विभिन्न तरह के जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर घुमाया जाएगा। भुवनेश्वर में आपको चिल्का झील वगैरह जो उड़ीसा में, वहाँ पर आपको घुमाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएँगे इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि जो पैक्स सिल्का है समिट जो यूएसए में हुआ है, उसने दोस्तों एक एआई अपॉर्चुनिटी पर 35 देशों का संयुक्त बयान जो है वो जारी किया है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ में आया था कि पैक्स सिल्का समिट जो यूएसए में हुआ है इस बार, वो एआई अपॉर्चुनिटी पर जो है दोस्तों 35 देशों की जो संयुक्त बयान है ये आया है। ये दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित जो है दूसरे पैक्स सिल्का समिट में भारत सहित 35 देशों ने इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है एआई अपॉर्चुनिटी पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो संयुक्त बयान का उद्देश्य क्या है? तो ट्रस्ट करना है और सप्लाई चेन को विकसित करना है, एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है और एआई के लिए सुरक्षित जो है एक वैश्विक ढांचा तैयार करना है। यह पहल एआई के क्षेत्र में दोस्तों वैश्विक सहयोग और उसके विश्वास और प्रतिसाधक क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों पैक्स सिल्का की, अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है और इसमें सुरक्षित एआई आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निर्माण, इस पर जोर दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों इस शिखर का, तो ये आपका उद्देश्य था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना, जिसका शुरुआत दोस्तों 2025 में किया गया था और भारत 2026 में इसमें शामिल हुआ था। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किए थे डॉक्टर एस कृष्णन, जो कि सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, वो भारत के विभाग में कार्य करते हैं और यही जो है व्यक्ति जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है और दोस्तों भारत जो है 2026 में यहाँ पर शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो आप आ सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, कुछ हमने वन लाइनर यहाँ पर लिया है कि जो पैक्स सिल्क का समिट है वो कहाँ पर हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। भाग लेने वाले देश कौन थे दोस्तों, तो 35 देश जो है भाग लिया था। भारत का उद्देश्य क्या दोस्तों, तो ट्रस्ट एआई और सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति श्रृंखला उसको बनाए रखना। इंडिया एआई मिशन क्या है दोस्तों, जो 2024 में शुरुआत किया गया था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों तो 2021 में स्टार्ट किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री जो है दोस्तों ये यहाँ मेती है और जनरेटिव एआई जो दोस्तों जो कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह सब जो क्रिएट किया जाता है, आप चैट जीपीटी वगैरह को, जेमिनी को बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर भी यहाँ पर जो है फोकस किया गया है, जो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इस पर भी जोर दिया गया है, किस तरह से एआई जो है मोबाइल में इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर, डिफेंस वगैरह सारी चीज़ जो कि हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इस सिलिका में जो है दोस्तों समिट में जो है दोस्तों ये कह सकते हैं कि प्रारूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट खबर दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, जो विश्वनाथन आनंद जो है वो उनको दोस्तों एसजीएफआई गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, जो विश्वनाथ आनंद है उनको दोस्तों एसजेएफआई गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया है। ये भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी हैं और आपको पता होगा इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति हैं और इन्होंने भारत के लिए कई बार जो है दोस्तों शतरंज खिलाड़ी में जो है से बहुत ही कह सकते हैं कि कप जीते हैं और हमेशा ये शतरंज चैंपियन भी रहे हैं, है ना? ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं, ठीक है? कह सकते हैं कि ये भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। इन्होंने 1998 में जो ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो हासिल किया था। ये 5 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हुए हैं और भारतीय शतरंज का वैश्विक मंच पर इन्होंने पहचान भी दिलाया है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि जो विश्वनाथ आनंद हैं, वो भारतीय शतरंज के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एसजीएफआई क्या है? तो ये एसजीएफआई दोस्तों एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है और ये भारत के जो खेल पत्रकारों है उसका संगठन है और एसजीएफआई मेडल जो है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और वो इन खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिनका योगदान केवल जीत तक सीमित नहीं रहता बल्कि अपने खेल के विकास में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया रहता है। तो उन्हीं में से जो विश्वनाथन आनंद है, वो इनकी बहुत सारी जो उपलब्धियाँ हैं, इसके वजह से इनको जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि उन्होंने भारत के लिए 5 बार चेस चैंपियन जीता है और
पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत सारे नोट्स आपको जो कि ये शेयर कर देंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, तो आप उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमने लिया है द हिंदू से, नेशनल एमएसएमई डे 2026 मनाया गया है 27 जून को। नेशनल एमएसएमई है ना, एमएसएमई डे जो है दोस्तों 27 जून को मनाया गया है। 27 जून को पूरे देश में जो है दोस्तों नेशनल एमएसएमई डे मनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र के आर्थिक योगदान, रोजगार और नवाचार, उसकी भूमिका को हमने यहाँ पर रेखांकित किया है। यह दिवस दोस्तों यूएनए द्वारा जो घोषित इंटरनेशनल एमएसएमई डे के रूप में भी जुड़ा हुआ है। अगर हम एमएससी का है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये रीढ़ माना जाता है। भारत में करोड़ों लोग रोजगार में जो है एमएससी का सबसे बड़ा योगदान। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो एमएसएमई का महत्व, तो आर्थिक विकास, चाहे रोजगार सृजन हो, चाहे नवाचार हो, चाहे निर्यात हो या औद्योगिक विकास हो, इन सभी में जो दोस्तों एमएसएमई का योगदान बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो ये दोस्तों ये क्या है, ये एक छोटे मध्यम स्तर के उद्योग होते हैं जहाँ उत्पादन होते हैं, सेवाएं होते हैं, व्यापार होते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं। अगर हम एमएसएमई की नई परिभाषा की बात करें तो भारत सरकार ने एमएसएमई की सीमा को बढ़ा करके नई परिभाषा लागू की है। यानी कि अगर आप माइक्रो की बात करें तो आपका 2.5 करोड़ तक निवेश होना चाहिए, वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक होना चाहिए। लघु स्मॉल की अगर हम बात करें तो वो 2.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच होना चाहिए, और वार्षिक टर्नओवर जो है दोस्तों 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच होना चाहिए। मीडियम अगर हम बात करें तो 25 करोड़ से लेकर के 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के बीच होना चाहिए। भारत में एमएसएमई सेक्टर का योगदान की अगर हम बात करें तो जीडीपी में लगभग 30% दोस्तों इसका योगदान है, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 36% इसका योगदान है। एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो लगभग 45% दोस्तों इसका योगदान है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11 करोड़ लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार प्राप्त है। एमएसएमई की मंत्रालय की बात करें तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिसकी स्थापना 2007 में किया गया था, और इसका काम ही होता है जो छोटे उद्योग है उसको विकास करना, रोजगार सृजन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना। ठीक है दोस्तों, कुछ सरकारी प्रमुख योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं एमएसएमई को बढ़ावा देता है, जैसे कि मेक इन इंडिया जो लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया जो कि 16 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। स्टैंड अप इंडिया की हम बात करें तो ये 5 अप्रैल 2016 में इसको शुरुआत किया गया था, और खास करके एससी एसटी महिलाओं को और उद्यमियों को बैंक ऋण जो उपलब्ध कराना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। पीएम मुद्रा योजना की बात करें दोस्तों तो ये 8 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ छोटे व्यवसाय को लोन जो है उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सभी तरह के जो शिशु, किशोर, तरुण वगैरह जो भी नई श्रेणियाँ है उसको इसमें जोड़ा गया है। विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें दोस्तों तो 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। जो पारंपरिक कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको सहायता यहाँ पर देने का बात किया गया था। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ये 2020 में लॉन्च किया गया था। भारत को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक बनाने का यहाँ लक्ष्य रखा गया था। सीडीबी की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका काम क्या होता है, जो एमएसएमई है उसको वित्तीय फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कराता है, फंड जो है प्रोवाइड कराता है। खादी और ग्रामोद्योग की अगर बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था, और इसका काम मंत्रालय है सूक्ष्म लघु उद्योग जिसके अंदर काम होता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वायर बोर्ड था जिसका मुख्यालय कोची में है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उड़ीसा का गो ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, अमेरिका का गो ईस्ट उड़ीसा का गो ईस्ट पॉलिसी दोस्तों, जो 26 जून 2026 को उड़ीसा सरकार ने इसको घोषणा किया था, और इस नीति का उद्देश्य था कि जो उत्तरी पूर्वी भारत जो निवेशक है उसको आकर्षित करना है, और जो नॉन मिनरल जो आधारित उद्योग है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि
अगर आप उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो उड़ीसा है वहाँ पर आपको मिनरल तो बहुत सारे मिलेंगे, मिनरल आधारित उद्योग बहुत मिलेंगे। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो मिनरल्स हैं और उसके आधारित हमारे यहाँ बहुत सारे जो है फैक्ट्रियाँ भी हैं, कंपनियाँ भी हैं। लेकिन हमें जो नॉन मिनरल आधारित है, उसकी जो वो उद्योग है, उसको भी बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों? जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे चीज़ में हमें बढ़ावा देना है। और उसी के लिए उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा गो ईस्ट पॉलिसी जो है वो घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है कि जो पूर्वी भारत के निवेशकों हैं उसको आकर्षित करना है, औद्योगिक रूप से पिछड़े जो जिले हैं उनको विकास करना है और नॉन मिनरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन करना है, एमएसएमई जो लार्ज इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा देना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी सुधारना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें उड़ीसा की यह नीति क्यों लाया जा रहा है, तो क्योंकि उड़ीसा जो खनिज संपदा में समृद्ध है, लेकिन अधिकांश उद्योग माइनिंग बेस है, तो सरकार चाहती है कि हम वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और जो विविध अर्थव्यवस्था है, उस तरह की जो है हम इकोसिस्टम बनाएँ, तो इसके लिए वो योजना लाया जा रहा है, ताकि राज्य केवल कच्चा माल ना बेच कर के पैसे कमाए, बल्कि इस सारे क्षेत्र में भी हम आगे रह सकें, ठीक है? और आपको पता है कि उड़ीसा में बहुत सारे प्रमुख बंदरगाह हैं, जो कि उड़ीसा जैसे कि पारादीप बंदरगाह हो गया, जो भारत का बहुत ही प्रमुख मेजर पोर्ट है ये। फिर अगर बात करें धामरा बंदरगाह की, तो यहाँ पर जो डीप वाटर पोर्ट है, डीप वाटर होता है कि आप नेचुरल डीप वाटर पोर्ट होता है, जहाँ पर बड़े-बड़े जहाज जो हैं, वो आकर के जो है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। गोपालपुर बंदरगाह की अगर बात करें, जो कि एक कमर्शियल पोर्ट है यहाँ पर और पीएम गति शक्ति कहीं न कहीं ये सारी योजनाओं को आप कह सकते हैं जोड़ने का काम करती है, क्योंकि पीएम शक्ति गति आपको पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन पर काम करती है। यानी कि अगर कोई रोड में काम चल रहा है, तो पोर्ट को जोड़ना है रोड से, तो रेल को भी जोड़ना है। तो ये सारी योजनाएँ एक-दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना को लाया गया था। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो नीति है, वो भी शुरू किया गया था 2022 में, ताकि जो लॉजिस्टिक है उसको ईज़ी और चिप बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके, कम लागत करना। ठीक है? अगर हम बात करें उड़ीसा की दोस्तों, तो कुछ प्राकृतिक स्थल और संस्कृति जैसे कि प्रमुख नदियाँ की अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों उड़ीसा की कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थल और संस्कृति की बात करें, तो कुछ प्रमुख नदी हैं जैसे कि महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी या स्वर्णरेखा या ऋषिकुल्य और वहाँ की जो सबसे प्रमुख झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की जो लेगून है, वो है। अगर वहाँ की हम रामसर साइट की बात करें, वहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जैसे कि सिमपली राष्ट्रीय उद्यान हो गया या भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया और बहुत सारे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जैसे कि कोणार्क, सूर्य मंदिर, तो बहुत सारे जो प्राकृतिक स्थल हैं वो उससे भरे पड़े हुए हैं उड़ीसा, ठीक है दोस्तों? वहाँ पर बहुत सारे कुछ त्योहार की अगर बात करें जैसे रथ यात्रा या नुआखाई, ये वहाँ का प्रमुख त्योहार है। चलिए क्विक रिवीजन में देखते हैं दोस्तों उड़ीसा का। जैसे गो ईस्ट नीति किसने लाया था? तो उड़ीसा ने इसको घोषणा किया है, लॉन्च कब किया है? तो 26 जून 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, टारगेट गैर खनिज उद्योग को लगाना, नीति संशोधन किया गया है। 2022 के जो आईपीएल पॉलिसी है उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ के कुछ प्रमुख पोर्ट हैं जिसका नाम है पारादीप, सबसे बड़ा लेगुन झील जो कि उड़ीसा में स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील और यहाँ पर प्रमुख यूनेस्को स्थल है जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे प्रमुख है। यहाँ की जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों ओडिसी है और राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। यहाँ का उच्च न्यायालय कटक में है और भारत का खनिज हब जो है उड़ीसा को बोला जाता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि अपेडा द्वारा जो जीआई टैग मैंगो है, अपेडा द्वारा जीआई टैग मैंगो जो रेवा सुंदराजा मैंगो जो है दोस्तों, उस यूएई का पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट जो इसको किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपेडा का काम ही होता है, अपेडा जो है दोस्तों ये भारत का एक ऐसा संगठन है जो जीआई टैग प्राप्त जो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हम विदेशों में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। तो पहली बार अपेडा के द्वारा जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का रेवा सुंदराजा मैंगो है उसको जो है दोस्तों एक्सपोर्ट किया गया है और हमने सफलतापूर्वक दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में इसको एक्सपोर्ट किया है। यह पहली खेप जो 26 जून 2026 को हमने ये जो भेजा है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी वाले आम है उसको भेजा गया है और कहीं न कहीं ये निर्यात भारत के जो जीआई टैग जो है कृषि उत्पादों की कह सकते हैं कि वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अगर हम बात करें दोस्तों रेवा सुंदराजा मैंगो की, तो ये बहुत ही मीठा मैंगो होता है और काफ़ी आकर्षक इसका सुगंध है। महत्व क्या है कि इसको जीआई टैग मिल गया है, तो किसानों को आय में वृद्धि होगा और नेक्स्ट टाइम से आप देखोगे कि इसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जो रीवा सुंदराजा आम है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक प्रसिद्ध और पारंपरिक आम की किस्म है और ये मध्य प्रदेश में रीवा जिला में पाया जाता है, जो कि एक विंध्य वाला क्षेत्र है। इसकी विशेषताएं हमने देखा कि बहुत ही मीठे और काफ़ी गूदे होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। एपेडा की बात करें दोस्तों, तो ये एक संस्था है जो कि जो जीआई टैग, खास करके जो जीआई टैग वस्तु होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने का काम, उसमें ये सहयोग करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में किया गया था और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है उसके अधीन ये आता है, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो जीआई टैग कौन देता है, तो भारत की जो जीआई टैग रजिस्ट्री है वो इसको प्रदान करती है, जो चेन्नई में इसका मुख्यालय है और ये वस्तुओं की भौगोलिक संकेतक जो उसका संरक्षण करता है। ये 1999 के अधिनियम के द्वारा 2003 से लागू है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जीआई टैग जो है दोस्तों कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है, फिर से इसको रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। ठीक है। भारत के कुछ प्रमुख जीआई टैग प्राप्त आम हैं, जैसे कि बंगनपल्ले, हिमसागर, मालिबाबादी दशहरी, गिर केसर, है ना, अल्फांसो और एमपीडी, जो कि कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सेपा, सेपा जो कि भारत और यूएई के बीच हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो हमने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। बिल्कुल ये जो सेपा होता है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तरह ही होता है। इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान होते हैं जो उसको हम फ्री करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह इसको देखा जाता है, जो जस्ट बिल्कुल उसके ही जैसा 90% मैचिंग होता है और हमने ये 1 मई 2022 को जो है यूएई के साथ हमने किया था। ठीक है। तो हमने ये एग्रीमेंट जो है दोस्तों यूएई के साथ जो है दोस्तों हमने ये किया था। कब किया था? तो 2022 में ये किया था। ठीक है दोस्तों। ये सीरत फार्म जो जीआई टैग है, ये अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीआई टैग अगर बात करें तो जीआई टैग खास करके विदेशों में इसका बहुत ही मांग बढ़ जाता है अगर भारतीय जीआई टैग वस्तु का। तो इसको कहीं न कहीं दोस्तों इस एग्रीमेंट में भी कंसिडर किया गया था कि जो जीआई टैग वस्तु है हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कृषि निर्यात की नीति की बात करें, तो हमने एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया था 2018 में और इसका काम ही था कि जो भारत के जो कृषि निर्यात है उसको बढ़ावा देना है और हमने इसके तहत एक जिला एक उत्पाद जो है हमने एक इसको भी जोड़ा था, जिसमें प्रत्येक जिला का जो है कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो। ठीक है दोस्तों। और एक योजना थी पीएमएफई योजना। इसका उद्देश्य था पीएम फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज और ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका उद्देश्य था फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों। अगर हम कुछ रिवीजन देख लेते हैं दोस्तों, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। एपेडा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 1986 में किया गया था और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। अभी हमने खबर में देखा है कि जो रीवा का जो रीवा सुंदराजा आम है उसको यहाँ पर कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में इसने मदद किया है। और जीआई टैग का बात करें तो ये 1999 में इसको स्थापना किया गया था और 2003 से ये लागू हुआ था। इसकी ऑफिस मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बहुत सारे रिवीजन है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लेना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और हमने आपको वादा किया था कि हम कुछ महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है, जो वन लाइनर है, हम उसको आपको कराएंगे, जो कि खबरों में बना रहा है और एग्जाम में आने का इसका चांस ज़्यादा है। जैसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जो निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल है कृष्णा द पावर ऑफ कैंपसन, इसके जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शशि थरूर। और फ्राम 2026 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारामन, निर्मला सीतारामन। और पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ, तो ये भुवनेश्वर जो कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है वहाँ पर शुरू किया गया है। RIIT का पहला पब्लिक इशू बीएससी पर किसने सूचीबद्ध किया, यानी कि जो RIT है यानी कि उसने बीएससी में जो है अपना जो है वो उसने सूचीबद्ध किया है, तो नितिन गडकरी साहब
क्योंकि इन्हीं का ये डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला ही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण जो ट्रेलब्लेजर पुरस्कार है वो किसे मिला, तो कल्पना सोरेन को मिला है। आईक्यू एयर रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो नल्ला पाकिस्तान इसका सबसे पहला कह सकते सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली जो आईएफडी लॉन्च हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो 2026 का उद्घाटन किस फिल्म से हुआ था, तो इस दोस्तों सिरात, जो कि एक कह सकते हैं कि स्पेनिश मूवी था, जो कि इसका निर्देशक ओलिवर लैक्स थे। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाले देश का दूसरा राज्य कौन बना, तो गुजरात। पहला राज्य आपको याद होगा उत्तराखंड था, है ना। पहला राज्य कौन था, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड था। उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य था, और जो सेकंड बना गुजरात बना, और थर्ड नंबर पर दोस्तों जो है वो असम जो है बना है। ठीक है दोस्तों, कौन बना है, असम बना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है, तो केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों पर जो है ये लागू करने का आदेश दिया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने हार्मोज जल डमरू में कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इसने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये चलाया था भारत ने। 1861 के बाद पहली बार किस देश के राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर करेंसी नोटों पर होगा, तो दोस्तों वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये हस्ताक्षर होगा। देश की पहली हाइड्रोजन जो पावर ट्रेन है वो कहाँ चलेगी, तो ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक जो है ये चलेगा। और भारतीय नौसेना का जहाज जो आईएनएस सुदर्शनी है वो किस देश में आयोजित लोकायन 26 अभियान में शामिल हुआ, तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जो हमारा नेवी के साथ जो सैन्य अभियान है वहाँ पर ये शामिल हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आज का खबर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।